दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। स्टडी विद अजय पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज जो वीडियो आज का है वह होने वाला है सामाजिक विषय के जो बच्चे हैं उनके लिए। सामाजिक विषय में जो इतिहास है, इतिहास से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण आप सभी को यहाँ पर प्रश्न देखने को यहाँ पर आगे मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और उम्मीद है आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे तो और इसमें जो आपके लिए प्रश्न रहेंगे उसका लाभ आपको निश्चित रूप से परीक्षा में आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सामाजिक विषय के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हों, चाहे भूगोल, संविधान या विविध से संबंधित हैं, वह सभी हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं महत्वपूर्ण वो आप सभी को मिल सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा तृतीय संगीति, यानी जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वह अशोक के समय पर हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, पूरी चार बौद्ध संगीति हुई थी टोटल, जिसमें से पहली जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो उस समय जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। पहली जो बौद्ध संगीति थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति है उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था कालाशोक। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरी जो बौद्ध संगीति है उस समय जो शासक था वह देख रहे हैं आप यहाँ, तीसरी बौद्ध संगीति के समय पर अशोक ही था। और जो चौथी और आखिरी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। चौथी बौद्ध संगीति में शासक कौन सा था? कनिष्क था। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध संगीत से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लेड यूरेन प्रकार के जो उपकरण हैं किस काल की परंपरा के परिचायक हैं, यानी किस काल में ब्लेड यूरेन टाइप के जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल, यानी यदि पुरापाषाण काल भी ऑप्शन में रहेगा तो उसका आंसर वही हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में पूरा उत्तर ये दिया हुआ था उच्च पुरापाषाण काल, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? चतुर्वर्ण की अवधारणा कौन से वेद से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल से होती है? जब मंडल पूछा जाएगा तो इसका मंडल का उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल से काफ़ी प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि 10वें मंडल में क्या है, किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हो जाएगा चतुर्वर्ण की जो चर्चा है वह किस में की गई है? 10वें मंडल में। कौन से वेद में की गई है? ऋग्वेद में। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, चौथा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि किस शासक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ये तुगलक वंश के संबंध में है। जैसे कि आप जानते हैं तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की जो स्थापना है गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसके बाद जो उसका जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि उसकी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से ले जाकर कहाँ कर दिया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से राजधानी को कहाँ कर दिया था? दिल्ली से कर दिया था दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को कर दिया था। इसके बाद एक और प्रश्न आगे जो है पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कौन सा है? तो पांचवा प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो नाट्य कला है, नाट्य कला से संबंधित जो स्पष्ट साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है नाट्य कला का
स्पष्ट आपको मालूम होगा कि एक नर्तक की मूर्ति, वहाँ से नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो जो स्पष्ट साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए आगे और प्रश्न देखते हैं कुछ। आगे जो प्रश्न है उसमें है राजसूय से संबंधित जो अनुष्ठान है उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो जब भी राजसूय की बात होगी तो यह इसका वर्णन किस में किया गया है, यजुर्वेद में उसका वर्णन किया गया है। तो आपको मालूम है कि वेदों की संख्या 4 है, 4 में से एक वेद कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है, राजसूय से संबंधित जो अनुष्ठान है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है हाथी गुम्फा का अभिलेख। देखिए हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में कई बार पूछा जा चुका है। तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, अभिलेख यानी एक ये शिलालेख है, पत्थर पर लिखा हुआ ये लेख है। ये लेख कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में एक पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी। तो उदयगिरी की पहाड़ी पर ही ये गुफा में ये अभिलेख जो है बना हुआ है, शिलालेख है, एक पत्थर पर लिखा हुआ लेख है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ। तो ये एक शिलालेख है उदयगिरी की पहाड़ियों में, कहाँ पर, उड़ीसा में। और खारवेल जो शासक हैं वह कलिंग उड़ीसा के क्या हैं, शासक, उन्हीं के बारे में बताया गया था। ये कहाँ पर है, कलिंग जो है उड़ीसा, कलिंग जो है उड़ीसा, वहाँ के क्या हैं, शासक थे, उड़ीसा के क्या थे, शासक थे। और इन्हीं के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को एक या दो बार जरूर पढ़िएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और परीक्षा में आने की संभावना इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 8वां प्रश्न है मध्यकालीन भारत में जो है दस्तारबंदान कौन कहलाते थे। तो दस्तारबंदान जो थे ये सल्तनत काल के समय पर क्या था, जितने भी धार्मिक और न्यायिक पद थे, जो भी धार्मिक और न्यायिक पद कौन थे, धार्मिक और न्यायिक पद, उन पर जो अधिकारी बैठते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उलेमा। और उलेमा का जो समूह होता था, सभी जो उलेमा को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, दस्तारबंदान कहा जाता था। समझ में आया आपको। दिल्ली सल्तनत में जितने भी धार्मिक और न्यायिक अधिकारी थे उन सभी को उलेमा कहा जाता था। और इन्हीं उलेमाओं के जो सामूहिक रूप से इन सभी को क्या कहा जाता था, दस्तारबंदान कहा जाता था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत में किससे मुस्तौफ़ी-ए-ममालिक का कार्य संबंधित था। यानी ये वाला जो विभाग है मुस्तौफ़ी-ए-ममालिक किससे संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लेखा परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेखा परीक्षण। आजकल जो ऑडिटर जनरल जो होता है उस समय ये मुस्तौफ़ी-ए-ममालिक उसे ही कहा जाता था। लेखा परीक्षण जो है आज के जो ऑडिटर जनरल होता है उसके ही बराबर ये पद वहाँ पर होता था दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद था देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा गया है यहाँ पर अगला प्रश्न। तुगलक वंशी फिरोज शाह तुगलक आते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर जब वो बैठे थे तो उन्होंने कौन सा उपकर जो था उसको समाप्त कर दिया था। कौन से उपकर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इस उपकर का नाम है अब्बाब नाम का जो उपकर था तो उसको इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये 10 प्रश्न हैं। अभी हमने 10 जो है इतिहास के प्रश्न देखे हैं, अब हम 10 प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था उससे संबंधित हम 10 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये परीक्षा में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो महाराष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो पहला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे। तो जब 1946 में जब अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, तो उस समय मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या थी 5। कितनी सदस्य संख्या थी, 5। और आप सभी को मालूम होगा कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर हुआ था, ढाका में इनका एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इसका गठन
किया गया था। ढाका में इसका जो है क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर? ढाका में। और 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया था। ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग से संबंधित और अंतरिम सरकार से संबंधित प्रश्न कोई ना कोई परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जिसे कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है ऐसे, किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किन किन के बीच हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अच्छा, 1916 में जब ये समझौता हुआ था तो 1916 में ही क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी वह पहले गरम दल और नरम दल दो दलों में यहाँ पर बट गई थी। तो इन दोनों दलों का जो मिलान हुआ था वह भी कहाँ हुआ था? लखनऊ समझौता के समय, यानी 1916 में ही इनका मिलन हुआ था। और यहाँ पर जो कांग्रेस का जो अध्यक्षता है, कांग्रेस को जो किसने की थी यहाँ पर, वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ये उनकी, इसके लिए उन्हें बहुत याद किया जाता है तिलक को। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं 1916 में जब ये समझौता हुआ था तो उस समय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग को कौन लीड कर रहे थे? तो मुस्लिम लीग के जो है जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह मुस्लिम लीग के जो है अध्यक्ष उस समय थे 1916 में, जब जो है समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट। और किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो मुस्लिम जो लखनऊ समझौता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सभी तथ्य आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए आप सभी तथ्यों को बहुत अच्छे से साथ में पढ़ते चलिएगा। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला है जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था तो उसके समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और उस समय जो था वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। तो ये सारी चीज़ें, इतने तथ्य आपको याद होना चाहिए। इसको अमृतसर नरसंहार भी इसको कहा जाता है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। तो इस तथ्य को भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी भारतीय शिक्षा आयोग की जो गठन है वह किसने किया था? अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता इसकी जो है किसने की थी? डब्ल्यू हंटर ने यहाँ पर की थी। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। और हंटर कमीशन कब आया था? तो ये आया था 1882 में। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। और अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हंटर कमीशन है, तो अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं हंटर समिति जो आई थी उससे संबंधित। चलिए इसके आगे और प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगला जो प्रश्न है उसमें है 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था, 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था तो उस समय जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वह कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे 1935 में जब संघीय न्यायालय बनाया गया था? तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन थे? सर मॉरिस ग्वेर उसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हंटर कमीशन का हम पहले यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। 1882 में आया था। डब्ल्यू हंटर उसके अध्यक्ष थे। और संबंधित किससे था? तो संबंधित ये था शिक्षा से संबंधित ये कमीशन था। इसके बाद अगला प्रश्न है अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? जब अवध का अंग्रेजी साम्राज्य यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी उसमें विलय किया जा रहा था तो उस समय जो वहाँ के नवाब थे वह कौन थे? वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब थे जब अंग्रेज़ों के द्वारा उसका विलय किया जा रहा था अवध का।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए आया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान जो है किसके द्वारा किया गया था। तो विद्रोही मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था तो उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पर ये जगदीशपुर जो है यह बिहार में था। यहाँ कहाँ पर था, बिहार में। जगदीशपुर कहाँ पे, बिहार में। और यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये है कि 1857 का जब जो आंदोलन हुआ था तो उसको जगदीशपुर में लीड किया था कुंवर सिंह के द्वारा। और उस समय जो कुंवर सिंह की उम्र थी, एज थी, वह 80 वर्ष थी। बहुत ही रोचक तथ्य। इतनी सोचिए आपकी इतनी उम्र में इस समय उन्होंने संघर्ष किया था और वहाँ पर विजय भी इन्होंने क्या की थी, प्राप्त की थी। वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ने में सफल रहे थे। तो एक बहुत अच्छा तथ्य यहाँ पर है कुंवर सिंह के बारे में। इसके बाद एक और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर, ये जो कथन था ये किसका कथन था। चूँकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ये करीब परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर की जो बात है यह किसने की थी, किसने ये कहा था, किसने ये नारा दिया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो थे यह केरल के थे। ये कहाँ के थे, केरल के थे। और ये कौन थे, तो ये एक संत और समाज सुधारक थे। ये कौन थे, संत और क्या थे, संत भी थे और साथ में एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने ही ज्योतिबा फुले को प्रेरित किया था। ज्योतिबा फुले इनके बाद ही जो आए थे, जिन्होंने जो अछूतों के खिलाफ जो अन्याय हो रहे थे उसके लिए काफ़ी समाज सुधार संबंधी काम किए थे। लेकिन सबसे पहला जो काम किया था वह श्री नारायण गुरु के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर को लेकर जो है ये कथन दिया हुआ था। तो ये 10 प्रश्न जो हैं आपके सामने, 10 प्रश्न किससे संबंधित हो गए हैं, ये हो गए हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। अब हम अगले 10 प्रश्न पढ़ेंगे खेल-कूद से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो खेल-कूद से संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आप सभी को मालूम होगा, आप लोग अखबार पढ़ते हैं और उसमें जो ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम से संबंधित जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं यह सभी टेनिस से संबंधित हैं। यह सभी किससे संबंधित हैं, लॉन टेनिस से संबंधित हैं। सभी किससे संबंधित हैं, लॉन टेनिस से संबंधित हैं। और इसके अलावा ये जो प्रतियोगिता हैं इनका एक क्रम होता है पूरे साल में। ये जो 4 प्रतियोगिता हैं ये इसी क्रम में जो है खेली जाती हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साल में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है वह कौन सा खेला जाता है। तो इसका साल में जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है वह खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पहला ग्रैंड स्लैम है खेलने वाला। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। इसके बाद क्या खेला जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है। इसके बाद खेला जाता है विंबलडन। इसके बाद खेला जाता है विंबलडन ओपन। और लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन। यूएस ओपन सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरा खेला जाता है विंबलडन ओपन और चौथा खेला जाता है यूएस ओपन। इनका यही क्रम होता है। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लॉन टेनिस से संबंधित है। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम वर्ष में कौन सा खेला जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। और सबसे अंत में कौन सा खेला जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएस ओपन। या इनका क्रम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। और परीक्षाओं में इनसे संबंधित विजेता पुरुष एकल, महिला एकल और युगल में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादातर पुरुष एकल और महिला एकल में पूछा जाता है। तो आप इन्हीं चारों जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं, इन सभी के जो पुरुष विजेता और महिला विजेता को ज़रूर याद करके रखिएगा। परीक्षाओं में कई बार ज़्यादातर परीक्षाओं में आपको ये देखने को मिल ही जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था। तो पहला जो विंबलडन खेला गया था वह कब खेला गया था, तो इसकी जो तिथि है 1877 में पहला विंबलडन जो है टेनिस टूर्नामेंट खेला गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम हमने यहाँ पर बता दिया है कि साल में जो प्रतियोगिताएं चारों होती हैं उनका क्रम क्या होता है, और ये बिल्कुल फिक्स है, ये बदलता नहीं है, ये हर साल इसी क्रम में खेली जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1881 में, 4 वर्ष के बाद। यानी यूएस ओपन की जो है शुरुआत कब हुई थी,
तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद हुई थी। आप यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि यूएस देखो लास्ट में खेला जा रहा है यहाँ पर, तो विंबलडन के बाद यूएस है, तो यहाँ भी विंबलडन के बाद क्या है, यूएस है। 1877 के बाद 1881। इसके बाद बात करेंगे कि फ्रेंच ओपन कब खेला गया था, तो की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1891 में। कब हुई थी, 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है 1891 में खेला गया था। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि सबसे पहले खेला जाता है साल में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। आपको याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय ही ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है शुरुआत हुई थी। तो ये चारों देखिए ग्रैंड स्लैम के संबंध में है, और चारों को कब कब खेला जाता है इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसका और दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम रोलैंड गैरोस इसके नाम से जाना उसको जाता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि खेलकूद से संबंधित प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये जो ग्रैंड स्लैम है ये बहुत चर्चित ग्रैंड स्लैम है। हर पेपर में से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है। आपको मालूम होगा कि जो खेलने वाले कोर्ट होते हैं तो कई घास वाले मैदान होते हैं, कुछ बिना घास वाले। तो ये जो यूएस ओपन खेला जाता है, जो कि सबसे आखिरी वाला ग्रैंड स्लैम है वर्ष का, तो ये कहाँ पर खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। इसके अलावा अगर हम विंबलडन की बात करें, तो विंबलडन जो ओपन है वह ग्रास पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है, ग्रास पर, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा 9वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट यानी ऑस्ट्रेलियन जो ओपन पहला टूर्नामेंट जो खेला जाता है वह कहाँ पर, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, तो वह हार्ड पर खेला जाता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलियन पहले खेला जाता है और यूएस सबसे बाद में खेला जाता है, और दोनों ही कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके बाद जो अगला होता है वो, इसके बाद दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन, वह क्ले पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। और तीसरा जो विंबलडन होता है वह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये जो 10 प्रश्न अभी आज खेलकूद के जो हम बता रहे हैं, ये सारे ग्रैंड स्लैम से संबंधित हैं। तो ग्रैंड स्लैम के बारे में इसमें आपको पूरा बता दिया गया है, तो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, इसके अलावा पहली बार कब आयोजित हुए थे, और इनके खेलने का साल में क्रम क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये भी शब्द यदि पूछ लिए जाएँ कि क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट ये किससे संबंधित हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं ऊपर कि ये कोर्ट के नाम है, यानी मैदान जिसमें इनको खेला जाता है उस हिसाब से इनके नाम है। तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। आपको मालूम है ये चारों प्रतियोगिताएं लॉन टेनिस से संबंधित हैं। तो आज के ये प्रश्न हो गए हैं 30 प्रश्न आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, जिसमें 10 इतिहास के देखे, 10 प्रश्न देखे स्वतंत्रता संग्राम संबंधी, और 10 प्रश्न खेलकूद संबंधी देखे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास कर लिया है, 30 प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से 30 से 40 प्रश्न लेकर इसी तरीके से आएंगे, जिसमें 10-10 प्रश्न करके हर पोर्शन के लेकर आएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो अगली वीडियोज़ रहेंगी सामाजिक विषय विशेष जो बच्चे हैं वर्ग 2 के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए जीएस का बहुत ही अच्छा और रोचक कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता।